नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर। आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक राज्य के मुख्यमंत्री की जो अपने राज्य को भारत से अलग करना चाहते हैं। और ये जो उनका बयान है, ये जो उनका कदम है, वो कहीं ना कहीं भारत की अखंडता, भारत की एकता को कहीं ना कहीं चिन्हित करता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई राज्य अगर चाहे तो भारत से अलग हो जाए, या ऐसा संभव नहीं है? इस पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की और संविधान में भाग 1, तो हमारे भारत के संविधान के भाग 1 में साफ साफ लिखा गया है क्या? इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी यहां लिखा गया है अनुच्छेद 1 में, भारत को राज्यों का संघ बताता है और संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब सीधा सीधा है कि भारत जो है वो कई सारे राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह हुआ, और राज्य कैसे? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब राज्यों को तोड़ा जा सकता है लेकिन भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। साफ साफ मेंशन है कि कोई राज्य अगर उसका कल को यह मन करे कि भाई मैं तो अलग देश बनना चाहूंगा, तो वो राज्य अलग देश नहीं बन सकता। हां, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य को 2 हिस्सों में बांट सकती है। जैसे आपने उदाहरण देखे, बिहार से झारखंड अलग हुआ, वहीं आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, वहीं अगर बात करें यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, वहीं बात करें जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए। तो इस तरह से राज्य को तोड़कर अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर राज्य यह कहे कि मैं तो पूरा देश से ही बाहर निकलना चाहता हूं, तो यह संभव नहीं है। मैंने कहा विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है भारत। ठीक है, यह हमारे संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, वहीं आज की डेट तो जो भी केंद्र सरकार की जो पॉलिसी होंगी वो राज्य को मानना अनिवार्य होता है। लेकिन वर्तमान में भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है या जो उनके नियम हैं उनको मानने से मना कर दी है। उनमें से एक राज्य है जो आजकल बहुत चर्चा में है, वेस्ट बंगाल, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड को मानने के लिए मना कर दिया है कि भैया हम सुनो, हम जो है वक्फ बोर्ड का जो सरकार का जो संसद का कानून है हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा ममता बनर्जी ने कह दिया है। वहीं दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कह रहा है कि भाई सुनो, तमिलनाडु ने एक कमेटी बनाई है बाकायदा इन्होंने, और कहा है कि यार उस कमेटी में 3 सदस्य, और उनसे कहा है कि यार देखो, भारत से आजाद मतलब अपने आप को स्वायत्त कैसे रखा जाए, जैसे भारत के अंदर रहते हुए अपने आप को अलग कैसे किया जाए। जैसे 370 से पहले जम्मू कश्मीर अलग हुआ करता था। भाई 370 से पहले क्या था? भारत सरकार वहां के निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वैसे ही तमिलनाडु कह रहा है अपने यहां एक कमेटी बना के उस कमेटी से कि यार ये जुगाड़ बनाओ, ये जुगाड़ बिठाओ कि कैसे भारत से अलग रहा जा सकता है भारत में रहते हुए। ऐसा तमिलनाडु कह रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देखिए, तमिलनाडु केंद्र के तनातनी के बीच स्टालिन ने राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की एक वकालत 3 सदस्य समिति गठित की। अधिक स्वायत्तता चाहिए, मतलब हमें ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए। हम केंद्र के अधीन ऐसे नहीं रह सकते जैसे वर्तमान में केंद्र हमें चाहता है। हमें और ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, जैसे कभी जम्मू कश्मीर के पास स्वतंत्रता हुआ करती थी। केवल 3 मामले, कौन कौन से? रक्षा, विदेशी मामले और संचार, यही 3 केंद्र के पास हो, बाकी सब राज्य यानी तमिलनाडु के पास होना चाहिए। स्टालिन का यह कदम केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को ला सकता है भूचाल। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनमें भूचाल ला सकता है स्टालिन का यह कदम। यहां देखिए, तमिलनाडु, स्टालिन ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित की समिति। पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ होंगे अध्यक्ष। एमके स्टालिन ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति गठित की। तमिलनाडु में डीएमके के चुनावी अभियान के संवाद को केंद्र रखा। अब बात आती है, बार बार एक शब्द आ रहा है एमके स्टालिन। आखिरकार है कौन ये एमके स्टालिन? तो एमके स्टालिन ये आपको हीरो जैसी पर्सनालिटी में दिखने वाले, जैसे साउथ का हीरो, तो साउथ के ही एक राज्य, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी है डीएमके।
उससे आप जो है चुनाव जीत कर आए और सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ अभी आप मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। इनका सरकार पर आरोप है, सरकार कौन सी सरकार? विपक्षी नहीं, इनका आरोप है जो सत्ता में केंद्र में सरकार है उस पर आरोप है कि केंद्र सरकार हमारे जो अधिकार है उनका हनन कर रही है और हमें आजादी नहीं दे रही है। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट भी रखे कि देखिए साहब ये हमारे पॉइंट हैं और हमें जो आज़ादी नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि देखो हम जो है तमिलनाडु जो है भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है किसी राज्य की वो तमिलनाडु की है। हम अगर 1 रुपया टैक्स के रूप में अगर केंद्र को देते हैं तो वापस में केंद्र हमें मात्र 29 पैसे देता है। उससे पहले भी हम विवाद हो चुका है, इन्होंने भारत का कुछ इस तरह का मैप भी जारी कर दिया था तो यह भी विवादों में रहा था। उसके अलावा इन्होंने एक कमेटी गठित की और इस कमेटी में अशोक वर्धन रेड्डी, एम नागनाथन और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, ये पूर्व जज हैं, इन तीनों को इस कमेटी में रखा और इनसे पूछा कि भाई हम तमिलनाडु को और ज्यादा स्वायत्त यानी केंद्र से अलग कैसे कर सकते हैं। भैया एक बात बताएं तुम्हें, कौन? हीरो साहब यानी जो एम.के. स्टालिन साहब, बाबा साहब जब ये संविधान बना रहे थे ना, उनको पता था कि कुछ तुम जैसे कॉकरोच आएंगे और कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी ढपली और अपना राग अलापने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने तुम्हारा इलाज संविधान में ही कर दिया था। क्या कर दिया था? बाबा साहब ने साफ साफ कह दिया था कि भाई अगर कोई राज्य चाहे कि मैं भारत से अलग होना चाहता हूं तो वो होगा नहीं। बाबा साहब को पता था खूब अच्छे से कि तुम जैसे स्टूपिड 2-4 आदमी आएंगे और वो कुछ इस तरह से कहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो संविधान बनाया गया, जब केंद्र सरकार के पास 3 पावर दी, कौन कौन सी? एक तो विदेशी मामले, विदेशी से भी जो भी हमारे संबंध होंगे, विदेशी संबंध, दूसरा संचार और तीसरी सेना, कि जब तुम जैसे लोग ज्यादा 3-5 करोगे ना तो भारत सरकार सेना का उपयोग करके और तुम्हें कब्जे में ले आएगी। अच्छा साहब, अब आगे क्या होता है? अब इन्होंने क्या किया? 15 तारीख को इसमें इन्होंने पूर्व न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ करेंगे अध्यक्षता इसकी। 2 साल के भीतर ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2026 तक जो है इसके रिपोर्ट आ जाएगी और फिर देखा जाएगा कि कैसे तमिलनाडु को भारत सरकार से मतलब अलग किया जा सकता है, एक तरह से भारत में रहते हुए भारत सरकार से अलग। यानी भारत की जैसे शिक्षा नीति है तो शिक्षा नीति का कोई तमिलनाडु पर कोई असर नहीं होगा। मतलब कुल मिला के भारत सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में थी ना, वैसे ही तमिलनाडु में हो जाए। मतलब इनका अलग संविधान हो, इनका अलग राष्ट्रीय गान, मतलब सब कुछ इनका अलग हो और इनको भारत से कोई लेना देना नहीं हो। बस भारत इनकी सुरक्षा करे, विदेशी मामले देखे और जो है इनका संचार की व्यवस्था देखे। बस 3 चीजें देखे, ऐसा कुछ ये चाहते हैं। उसके बाद स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। इन्होंने क्या किया? अपने लोगों को बड़गलाया। क्या कहा कि अब देखो हमारे यहां संसद भवन बना है, अभी देखा आपने संसद नई बनी है। उस संसद नई क्यों बनी? कि उसमें पहली पुरानी संसद से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। अब आप कहोगे ज्यादा कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं? क्योंकि ज्यादा एमपी और जो हमारे एमपी हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो वहां जाके बैठेंगे। अब आप कहोगे सर ज्यादा क्यों बैठेंगे? क्योंकि देखो अभी भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है लगभग, ऑलमोस्ट। अभी जो हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, उतने ही एमपी, उतने ही हमारे सांसद कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, जो 1971 के आधार पर हमारा परिसीमन हुआ है। 1971 में जितने लोगों के लिए बनाए गए थे उतने ही आज है। तो यार तब से अब तक तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है। तो इसका मतलब हमें एमपी बढ़ाने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि साउथ में हमने तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया, हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन नॉर्थ में जनसंख्या बढ़ी है, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में। ऐसे में अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर से यानी नॉर्थ से तो जो एमपी चुने जाएंगे वो ज्यादा चुने जाएंगे, साउथ से एमपी कम चुने जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो तो कम हो जाएगा। ये केंद्र सरकार चाल फेंक रही है, ऐसा स्टालिन ने कहा। दूसरा इन्होंने कहा, ये रहा, अगर जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ेंगे। इससे संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं एम.के. स्टालिन, जो कि सीएम है तमिलनाडु के। दूसरा बात क्या बोले? इन्होंने नीट पर भी आपत्ति जता दी। नीट का एक एग्जाम होता है जो कि मेडिकल जो स्टूडेंट एमबीबीएस करते हैं उनको एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एक एग्जाम देना होता है नीट।
है ना। एक समान शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर केंद्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के रूप में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लागू कर दिया है। तो तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि भाई हम तमिलनाडु में नीट को लागू नहीं करना चाहते। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम 12th की परसेंट के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन देंगे। किसमें? एमबीबीएस में। और तमिलनाडु के बच्चे तमिलनाडु में ही एमबीबीएस करें, वो बाहर ना जाएं एमबीबीएस करने के लिए। नीट, भाई नीट में क्या होता है, आपने टेस्ट दिया, अब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपकी रैंक पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है तमिलनाडु वाले को दिल्ली मिल जाए, या जिसका जो चॉइस हो, मन हो, अगर कोई तमिलनाडु का वो दिल्ली में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया तमिलनाडु से जो है वो नीट हटाया जाए और हम अपने बच्चों को जो 12वीं के बाद ही मेरिट के आधार पर जो उन्हें नीट में एडमिशन दें। दूसरा बोले शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करना जरूरी, स्टालिन ने कहा। स्टालिन ने कहा कि भैया शिक्षा जो है ना उसे देखो, तीन होती है, तीन लिस्ट होती हैं। एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची उस पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। राज्य सूची उस पर कानून राज्य बनाएगा, केंद्र इंटरफियर नहीं करेगा। एक होती है समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर मतभेद हो तो जो केंद्र का कानून होगा वही मानना होगा। जैसे शिक्षा की बात करें तो यह समवर्ती सूची का विषय है। तो ऐसे में स्टालिन ने कहा कि इसे राज्य सूची में शामिल करना चाहिए, यानी जो राज्य चाहे अपने बालकों को वो पढ़ाए। कुल जमा बात यह है। तो ऐसे में उसके बाद ये कहते हैं एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सामाजिक न्याय को कमजोर करती है, साथ ही तमिल लोगों और तमिलनाडु के हितों के खिलाफ है। एनईपी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सीधा खतरा है। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हम पर कोई भाषा थोपने की कोशिश करता है तो हमेशा उसका विरोध करेंगे। कुल मिला के इन्होंने जो कहा, उन्होंने राष्ट्रीय, देखिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 में तो उसमें 3 भाषाओं की सिफारिश की गई थी कि भाई प्रत्येक राज्य अपने यहां 3 भाषा पढ़ाएगा। मतलब कि जो पहली भाषा है वो रखिए अपनी आपकी जो मातृभाषा है, जैसे भाई जहां हिंदी बोलते हैं वहां हिंदी रखिए, जहां इंग्लिश है वहां इंग्लिश रखिए, जहां तमिल है तमिल रखिए, कन्नड़ है कन्नड़ रखिए, मलयालम है मलयालम रखिए, यानी पहली भाषा तो अपनी मातृभाषा रखिए। कोई और भाषा आप रख लो। मतलब केंद्र ने ऐसा नहीं कहा कि दूसरी भाषा आपको हिंदी ही लेनी है, ऐसा केंद्र ने कतई नहीं कहा। केंद्र ने कहा है कि जो भी आप लेना चाहें। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मान के चलिए कोई ऑफिसर है जो उत्तर भारत का है, अब उसकी जो पोस्टिंग है वो तमिलनाडु में हो जाती है, यानी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में हो जाती है, सपोज दैट तमिलनाडु में। अब उसके बालक तो चूंकि हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो भाई अगर वो वहां जाएगा तो अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएगा। तो ऐसे में उनको क्या आना चाहिए भाई, वहां तमिल के अलावा, उसे तमिल तो आती नहीं है, तमिल के अलावा इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई और भाषा हो। तो इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसा कहा। तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो ये हिंदी है ना, ये सरकार हमारे ऊपर थोप रही है और हम इसे नहीं मानेंगे। जब इन्होंने मानने से मना कर दिया तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इनका 2500 करोड़ रुपए की धनराशि रोक दी। बोले भैया जब तुम हम जो कह रहे हैं वो मान ही नहीं रहे हो, तो इनका लगभग 2500 करोड़ रुपया जो शिक्षा पर खर्च होना था वो केंद्र सरकार ने इनका रोक दिया। कुल मिला के बात ये, इस बात पे ये जो है बाहर निकल के आए, बोले हम पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी भैया। केंद्र सरकार ने हमारा शिक्षा का जो बजट था, जो 2500 करोड़ रुपया था, वो रोक दिया है। ऐसे इस मुद्दे को बाहर निकल आए। अच्छा, स्क्रीन की बात करें तो द्रविड़ मॉडल को की सरकार ने इस नीति को अस्वीकार कर दिया। द्रविड़ मॉडल क्या है? देखिए तमिलनाडु में ये ऐसा मानते हैं कि अपन जो उत्तर वालों से है ना वो अपोजिट है, अलग है। हालांकि तमिलनाडु में लगभग 80% से ज्यादा हिंदू हैं। तमिलनाडु में भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। उसके बाद ये हाल है तमिलनाडु में। उसके बाद बात करें तो यहां देखिए इनके पुत्र हैं, ये इनका नाम है उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं। अब ये भी नेता हैं। ये क्या कहते हैं? इनका एक विवादित बयान आता है, मैं नवविवाहितों से कहूंगा कि वे अपने बच्चों के लिए एक सुंदर तमिल नाम रखें क्योंकि कई लोग तमिल में हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक बयान आता है इनका जो बहुत चर्चा में रहा, सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना जैसा है जिसका हमें विरोध नहीं करना है बल्कि इसे मिटा देना चाहिए। ऐसा उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं, डीएमके के नेता हैं। ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब सोचो भाई, जहां पर 80% से ज्यादा हिंदू हैं, वो उस पार्टी का मुख्यमंत्री का जो बेटा है, खुद डिप्टी सीएम है, वो ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है सर ये ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं?
देखिए उसका जो पूरा का पूरा, अब आप कहोगे कि सर ये जो सोच रहे हैं, जो कमेटी इन्होंने बनाई है, तो क्या ये अलग हो जाएंगे क्या भारत से? मैंने पहले भी बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक राजनीतिक बयान है। मतलब राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए कोई व्यक्ति इतना भी गिर सकता है कि वो अपने देश के ही टुकड़े करने की बात करने लगे। देखो देश के टुकड़े करने की बस बात करना ही ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने में बहुत घटिया बात होती है कि आप जिस देश में रहते हो उसी के टुकड़े करने की बात करते हो। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये सर क्या पॉसिबल है? देखिए इनके अब्बा भी वापस आए ना तो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कुल मिला के ऐसा असंभव है कि ये भारत से अलग हो जाए, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अब ये खेला कर क्यों रहे? क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव का थोड़ा सा गणित जानते हैं। देखिए चुनाव में यहां 234 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 234 टोटल सीटें हैं यहां की विधानसभा की। टोटल 264 सीटें हैं। उन 234 में से 133 डीएमके के पास है, 66 एआईडीएमके के पास है, 18 आईएनसी के पास है, कांग्रेस के पास है, पीएमके के पास 5, बीजेपी के 4 और अदर 8 में है। कुछ इस तरह से है। वर्तमान में ये डीएमके 129 के अल्ले पल्ले जो है यहां सरकार बनाने के लिए चाहिए। मतलब 100 चाहिए, 17, 18, 118 के आसपास यहां सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो इनके पूर्ण बहुमत है, लेकिन इनको समर्थन प्राप्त है कांग्रेस का। तो ये दोनों मिलकर लगभग 100 कितनी हो गई, 18 और प्लस कर दो तो ये और भी प्लस करके 175 के आसपास ये इनकी सीट बैठ रही है। मतलब कुछ इनमें से भी इनके पास गए हुए लोग हैं। यानी इनकी जो सीट बैठ रही है 33, 43, 53, 2 कम तो 151 के आसपास इनकी सीटें बैठ रही है। अब गणित कहां बिगड़ रहा है इनका? देखो अब 2026 में इलेक्शन है, ये पुरानी बातें हैं। अगर आप बीजेपी को देखो तो लोकसभा के चुनाव में 2019 में बीजेपी कहीं भी नहीं है, नॉट कैपेबल, कहीं कंपटीशन में ही नहीं है तमिलनाडु के अंदर। आगे बढ़ते हैं। असेंबली इलेक्शन 2021 में हुए, बीजेपी कहीं भी नहीं थी। लेकिन जब 2024 लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी 18.24% वोट शेयर लेके आई। यानी जिस पार्टी का जो वोट शेयर है वो 0/सन्नाटा था, वो पार्टी एक साथ 18% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ जाती है। अब आप कहोगे सर इनका जो वर्तमान में डीएमके सत्ता में है उनका वोट शेयर 47% है। तो अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं है, एआईडीएमके जो है इसका वोट शेयर लगभग 40% के आसपास है, यानी इससे थोड़ा सा कम। तो अब आप कहोगे सर क्या ही दिक्कत है फिर, अभी तो ये बहुत ऊपर है। भाई दिक्कत तब हो गई जब आज से 4 दिन पहले अमित शाह जी ने यहां जाकर खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? तमिलनाडु अमित शाह कंफर्म बीजेपी एआईएडीएमके अलायंस। मतलब ये जो एआईएडीएमके है ना, ये यहां की मुख्य विरोधी पार्टी है। ये वाली जो पार्टी है ये एआईएडीएमके यहां की मुख्य विरोधी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी ने इसके साथ अलायंस कर लिया। अब आप देखो अगर ये लगभग 40%, ये लगभग 18%, तो लगभग 65% से ज्यादा इनका वोट शेयर हो जाता है दोनों का। ऐसे में अगर दोनों मिल जाएं तो कहीं ना कहीं स्टाइल इनको अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब इनको सत्ता जाती हुई नजर आ रही है तो इन्होंने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोप रही है, सरकार हमारे लिए फंड नहीं दे रही है, सरकार जो है हमको जो जबरदस्ती नीट में बिठा रही है। मतलब इन्होंने दुनिया भर के जो आरोप हैं वो सरकार के ऊपर लगाना शुरू कर दिए कि देखो मैं तो तमिल भाषियों तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु को भारत के जो स्वायत्व है उसका, जो उसके पास पावर्स है, वो और ज्यादा कैसे मिल सकती है, उस पर इन्होंने कमेटी भी बना दी। इनकी कमेटी इनकी तरफ से वो कर कुछ नहीं सकती है कि भाई क्या किया जा सकता है इस मामले में। तो बाकी अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्या स्टालिन सही है? और अगर सही है तो आप उसका नीचे कमेंट बॉक्स में रीजन बताइए कि भाई इसलिए सही है। क्या केंद्र सरकार सही है? तो आप उसका रीजन बताइए कि भाई इसलिए केंद्र सरकार सही है। दोनों बातों का आप रीजनल तरीके से रखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। ऐसी न्यूज के लिए, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दुनियादारी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।